बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर हम देख रहे हैं जिसमें आज हम देखेंगे सेल पोटेंशियल एंड इट्स थर्मोडायनेमिक्स। सेल पोटेंशियल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो आज हम उसका रिलेशनशिप देखेंगे विद थर्मोडायनेमिक्स के साथ। तो अगर थोड़ा सा रिवाइज़ करें जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसकी एग्जांपल में हमने गिल्वेनिक सेल को देखा था, उसमें हमने ये देखा कि केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मतलब एक केमिकल रिएक्शन अकर करता है जिसके रिज़ल्ट में चार्ज प्रोड्यूस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर आपको वो फर्स्ट वाला जो इसका लेक्चर है वो याद है या आपने देखा है, तो जो चार्ज प्रोड्यूस यानी इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हमने बताया था कि एक वायर के साथ कनेक्ट करके हम उसको हमारा जो दूसरा कंपार्टमेंट था उसके अंदर ट्रांसफ़र करने का एक वे प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके ज़ेरे असर कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई गिल्वेनिक सेल में। तो जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क है, हम इस सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल वर्क को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है मल्टीप्लाई बाय जो वोल्टेज का डिफरेंस या जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसके मल्टीपल के इक्वल होता है। ये अभी यहाँ पर आपको इतनी अच्छे से समझ नहीं आई, हम आगे इसको देखेंगे। बस कहने का मकसद क्या है कि हमने कहा कि गिल्वेनिक सेल के अंदर केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक हो गया, यहाँ तक हमें समझ आ गई। फिर हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई काम हुआ है ना, इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ है। तो वो इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो जितना चार्ज ट्रांसफ़र होता है मल्टीप्लाई बाय जो उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्टेज में उसके इक्वल होती है। अब इस बात को हम समझेंगे ज़रा बेहतर तरीके से। थोड़ी सी थर्मोडायनेमिक्स की बातें हम करेंगे यहाँ पर, जिसको हम रिलेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से या इलेक्ट्रिकल वर्क से। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि इलेक्ट्रिकल वर्क यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क है वो Q मल्टीप्लाई बाय E ऑफ द सेल है। यानी कि E ऑफ द सेल मतलब प्रीवियसली हमने देखा EMF ऑफ द सेल, या फिर सेल का जो पोटेंशियल था वो टोटल सेल का पोटेंशियल था। क्यों हमने कहा कि चार्ज है। ठीक है, अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमने कहा कि एक सेल है जिसके अंदर एनोड और कैथोड लगा हुआ है, और वो एनोड और कैथोड जो है एनोड जो है वो रिएक्शन करता है, जिसकी हमने लॉन की एग्जांपल ली थी। एनोड रिएक्शन करता है जिसके रिजल्ट में जिंक जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने उसको वायर प्रोवाइड की और उस वायर के थ्रू वो मूव करके कैथोड की तरफ गया। ठीक है, तो अब जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो कोई एक इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता। ठीक है, हम वैसे लिखते हैं कि जी इस रिएक्शन में कोई मैं रिएक्शन फॉर एग्जांपल अब मेरे पास यहाँ पर कोई रिएक्शन मौजूद नहीं है, तो हम वैसे कहते हैं कि कोई रिएक्शन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं Zn पॉजिटिव 2 और उसको हम कन्वर्ट करते हैं Zn में प्लस ऑफ 2E नेगेटिव में। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जी इसके 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। एक्चुअली जो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हम कहते हैं वो एक्चुअली 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन का ये मतलब नहीं है कि हम 1-2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ प्ले कर रहे होते हैं, हम उसका या हम एक एटम के साथ काम कर रहे थे, ऐसा तो नहीं होता ना। हम तो मतलब एक आप क्यों यूँ कह सकते हैं मिलियंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, मिलियंस ऑफ द एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वो मिलियंस ऑफ द एटम जो इन्वॉल्व होते हैं और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं वो कोई एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, वो एक्चुअली 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन और उसका चार्ज हमें पता है 1.602 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि किसी रिएक्शन के अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसका हमने चार्ज फाइंड करना है, तो x कूलम के इक्वल होगा। ठीक हो गया, तो हम अब क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल की हम जो है वैल्यू लिख देते हैं 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन लीड्स टू x कूलम के। ठीक है, इसको हमने फॉर्म किया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन
इस इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। सो 6.022 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 1.602 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो ये 9.6485 10⁻⁴, और अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें तो वैसे नॉर्मली 96485 भी लिखा जाता है और 96500 कूलम भी लिखा जाता है। ये x क्या है? ये 1 मोल में मौजूद कूलम है, 1 मोल में मौजूद चार्ज है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में मौजूद चार्ज है, जिसको हम फैराडेज से डिनोट करते हैं। मैं दोबारा बताती हूँ कि मैंने आपसे ये कहा कि अगर हम कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे होते हैं, कोई इक्वेशन होती है और उस इक्वेशन में हम लिखते हैं जो हम प्रीवियसली पढ़ते हैं, जैसे जिंक +2 है, उसने जो है पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन उससे लीव किए हैं और वो जिंक +2 में कन्वर्ट हुआ, तो हम कहते हैं कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एक्चुअली वो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते बेटा, वो 2 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन होते, बिकॉज वी आर प्लेइंग विद एन बंडल ऑफ द एटम्स एंड मिलियंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेइंग देयर रोल, सो दैट वो 2 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करना है। सो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.602 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है, 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर कितना चार्ज होगा? x चार्ज होगा। अच्छा जी, और यहाँ पर मैं 1 मोल की वैल्यू लिखूँ तो 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन लीड्स टू फॉर्म x कूलम के। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन की जगह इसका मैंने इसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी। x की वैल्यू निकालने के लिए x मतलब कूलम में चार्ज आ जाएगा ना, तो 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज की वैल्यू है वो लगा दी। 9.6485 10⁻⁴ और अगर इसको हम मल्टीप्लाई 23 - 19 करेंगे तो 4 आ जाएगा ना, तो 96500 कूलम। ये जो है ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मौजूद चार्ज की वैल्यू है, जिसे हम फैराडेज से डिनोट करते हैं। इट मीन्स कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में 1 फैराडे है, उसकी वैल्यू ये होगी। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में 2 फैराडे होगी, फैराडे की वैल्यू लगा देंगे। n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में n फैराडे होगा। ये क्या बात है? ये बात इस चार्ज की है, ये बात इस चार्ज की है कि चार्ज से क्या मुराद है? चार्ज से मुराद मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को हम एंड में फैराडेज से जो है रिप्लेस कर रहे हैं उनकी वैल्यूज पुट करके, और हम आपको ये बता रहे हैं कि इस चार्ज का मतलब है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे के इक्वल है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे के इक्वल होगा, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो n फैराडेज के इक्वल होगा। ठीक हो गया, ये बात हमें अब हो गई है क्लियर, सो दैट हम नहीं जानते कि कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिकल वर्क में काम कर रहे हैं। अच्छा भैया, मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल वर्क को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है बेटा? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जब जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो छोड़े और वो 2 इलेक्ट्रॉन मूव करके जो है लॉन वाली साइड से कैथोड पे जा रहे हैं, तो ये जो काम हो रहा है, ये जो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ये कहलाती है इलेक्ट्रिकल वर्क। अब इस इलेक्ट्रिकल वर्क को हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट सेल, यानी कि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट सेल जो कि वोल्ट्स में होता है। अब चार्ज को डिफाइन करने के लिए हमने आपको ये बताया कि चार्ज का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कोई एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन का से मुराद ये होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन अगर हमने कहीं लिखे तो इट मीन्स कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमने उसको आपको सिंप्लीफाई करके बताया कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली 1 फैराडे के इक्वल होता है। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज के लिए हम बात करें, 2 फैराडे के इक्वल, और n मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो n फैराडे के इक्वल होता है, जो कि हम चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो E ऑफ द सेल यानी कि एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब इस चार्ज के लिए हमें नहीं पता कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और 3 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन और n मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहे हैं, सो दैट हम इस चार्ज को NF से रिप्लेस करते हैं और E ऑफ द सेल हमारे पास वैसे ही आ गई। तो ये चार्ज जो है हमने इसको NF जो है वो हमने इसको चार्ज से डिनोट किया। n.f.e नॉट ऑफ द सेल, ये E नॉट ऑफ द सेल हमने इसलिए लगाया बिकॉज अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पर बात करेंगे तो हम जो है इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू होगा NF E नॉट ऑफ द सेल के। ठीक है,
अच्छा जी, अब जो इलेक्ट्रिकल वर्क है उस इलेक्ट्रिकल वर्क को एक्चुअली वो इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो क्यों हो रहा है, वो इस वजह से इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है बिकॉज उस सिस्टम के पास ये एबिलिटी है कि वो कोई वर्क कर सके स्पॉन्टेनियसली, ठीक है ना, वो स्पॉन्टेनियसली ये एबिलिटी रखता है कि वो वर्क डन कर सके। सो दैट इसको हम वो क्यों करता है, बिकॉज उसके पास चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी मौजूद है, गिब्स फ्री एनर्जी जिसे हम कहते हैं, तो उसके पास गिब्स फ्री एनर्जी मौजूद है। और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है वो नेगेटिव यानी कि डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क के इक्वल होती है। डेल्टा जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो वर्क डन का नेगेटिव अगर लें तो वो डेल्टा जी कहलाता है। बेटे ये नेगेटिव की बात भी मैं आपको समझाती हूँ, पहले आप एक बात मेरी समझ लें कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क जो डन हो चुका, इलेक्ट्रिकल वर्क का अगर हम नेगेटिव ले लें तो वो डेल्टा जी के इक्वल आएगा। डेल्टा जी क्या चीज़ है, डेल्टा जी उस सिस्टम की चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है, उसकी एबिलिटी है जो कि इस वर्क डन को परफॉर्म करने के का अहल बनाती है उस सेल को, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको यहाँ पर ही हम क्लोज करेंगे, आगे एक और लेक्चर है हमारे पास जिसमें हमने फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन देखनी है, उसमें हम इस डेल जी और नेगेटिव वर्क डन के ऊपर फिर दोबारा से बात करेंगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू है माइनस एन ई एफ के, यहाँ मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू है एन एफ ई नॉट ऑफ सेल के, ठीक हो गया। आगे मैंने आपसे ये कहा, यहाँ तक ये इक्वेशन खत्म हो गई। उसके बाद मैंने आपको कहा कि एक और इक्वेशन है जिसके अंदर हम कहते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू है नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ये यहाँ पर इक्वल नहीं आना चाहिए, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ठीक है। सो दैट नेगेटिव ऑफ वर्क डन मतलब ये कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होगा माइनस एन एफ और ई नॉट के, वर्क डन तो यही है ना इलेक्ट्रिकल वर्क वाला। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल के, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में हम बात करेंगे तो माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल। ये माइनस का जो बेटा साइन है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, मैंने आपको बताया कि जो हम फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन देखेंगे उसके अंदर हम इस नेगेटिव को भी मजीद एक्सप्लेन करेंगे फर्दर, अभी भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा जी, अब आप देखेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल इज रिप्रेजेंटेड एज वर्क डन, जो हमारे पास ये था ना ये वाला इलेक्ट्रिकल वर्क डन, उसको हम कहते हैं कि हम उसको वर्क डन की वजह से डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल की वजह से WELE से डिनोट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय ई ऑफ सेल, प्रीवियस वाली से मैंने उठाया प्रीवियस स्लाइड में से। इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय ई ऑफ सेल के इज इक्वल टू एन एफ और ई नॉट के। और हमने आपसे कहा कि वर्क डन जो है अगर वो नेगेटिव में आएगा तो वो जो है इस बात को शो करता है, इस बात को शो करता है कि ये वर्क सिस्टम ने किया, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, बिकॉज उस सिस्टम के पास ये एबिलिटी मौजूद थी कि वो ये वर्क डन कर सके, उसके पास फ्री एनर्जी मौजूद थी, ये नेगेटिव साइन उसको शो करता है। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द डेल्टा जी नॉट एंड डेल्टा ई नॉट ऑफ द सेल, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी और ई नॉट ऑफ द सेल के दरमियान। ये जो मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया उसको हम यहाँ और बेहतर तरीके से देखेंगे। द चेंज इन द फ्री एनर्जी कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द वर्क। अगर वर्क की टर्म में हम इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि डेल्टा जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो वर्क मैक्सिमम के या इलेक्ट्रिकल वर्क के इक्वल होती है। सब्सटीट्यूटिंग द वर्क इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू है, आपको पता है कि वर्क इलेक्ट्रिकल जो है माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल के इक्वल होता है, ठीक है, हमने प्रीवियसली देखा ना यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल वर्क एन एफ ई ऑफ द सेल, और हमने आपसे कहा कि नेगेटिव का जो वर्ड हमने यूज़ किया है वो स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन को शो करती है। सो दैट सब्सटीट्यूटिंग द इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू माइनस इन टू द इक्वेशन गिवन। अब डेल्टा जी इज इक्वल टू होगा, इसकी जगह पे हमने उसकी वैल्यू लगा दी माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल के, और अगर हम डेल्टा जी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ई को हम डेल्टा ई के साथ डिनोट करेंगे। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन 1 एटमॉस्फेरिक और 1 मोलर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम जो है इसको स्टैंडर्ड कंडीशंस पर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल, ठीक है, और डेल ई के साथ भी डिनोट किया जाता है। मैंने पहले भी अब आपको बताया कि जो डेल्टा जी है उसका नेगेटिव होना ज़रूरी है और डेल्टा ई नॉट ऑफ द सेल, अच्छा नेगेटिव अगर हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आए तो इसका मतलब ये है कि ई नॉट ऑफ द सेल का पॉजिटिव होना ज़रूरी है। अगर ई नॉट ऑफ द सेल जो है वो भी नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा जी की वैल्यू फिर हमारे पास पॉजिटिव में आएगी। अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो इट मीन्स कि दैट रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस,
ठीक है, ये यहाँ पर इसको हम क्लोज करते हैं, आगे देखते हैं। एक और रिलेशनशिप है यहाँ पर हमने देखा है डेल्टा जी का डेल्टा ई के साथ, और अब हम देखते हैं डेल्टा जी के एंड डेल्टा ई नॉट का आपस में क्या रिलेशनशिप बन सकता है। अच्छा जी, जब हमने वो इक्वेशन पढ़ी थी नर्स्ट इक्वेशन, तो उसमें हमने देखा था कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एंटी लॉग ऑफ के इक्वल होता है। ये हमने थर्मोडाइनमिक्स से एज इट इज़ इक्वेशन उठाई, और इसी अब यहाँ पर हमने देखा है कि डेल्टा जी नॉट जो है वर्क के पर्सपेक्टिव से, इलेक्ट्रिकल वर्क के पर्सपेक्टिव से माइनस एन एफ डेल्टा ई नॉट ऑफ द सेल के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब डेल्टा जी जो है वो इसके इक्वल भी है, डेल्टा जी इसके इक्वल भी, इट मीन्स कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इन दोनों को आपस में इक्वल किया, डेल्टा ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू निकाल ली, आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ एंटी लॉग ऑफ के। इन सब की वैल्यूज़ पुट कर दें, और इन सब की वैल्यूज़ पुट करने के लिए एफ की वैल्यू भी हमें पता होती है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है, आर की वैल्यू भी हमें पता होता है, टेम्परेचर अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस पर काम करें, बिकॉज ये स्टैंडर्ड की बात है, तो टेम्परेचर का भी आपको पता है। ये सारी वैल्यूज़ लगा के हम के साथ इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, एक हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गए, और एक हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू है उसका उसका रिलेशनशिप देख सकते हैं। अब अगर हमें डेल्टा ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू दी हो तो हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें के की वैल्यू दी हुई है तो हम इक्वेशन लिख के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करके डेल्टा ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सो दैट एट द एंड हम इस जो है इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि डेल्टा जी नॉट यानी गिब्स फ्री एनर्जी, ई नॉट ऑफ द सेल यानी कि सेल पोटेंशियल, और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनको हम इस तरह से इस ट्राइंगल से एक दूसरे से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर डेल्टा जी नॉट और के का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, उनके दरमियान में से किसी एक चीज़ को फाइंड आउट करना है, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एंटी लॉग ऑफ के। अगर डेल्टा जी और ई नॉट का रिलेशनशिप देखना है, इन दोनों ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है कि यहाँ हमसे ई नॉट मांगा गया, यहाँ हमसे डेल्टा जी नॉट मांगा गया है, और हमें एफ की वैल्यू को पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें इक्वेशन के थ्रू हम निकाल लेंगे, तो हम ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास जो कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया है उसके अंदर के और ई नॉट ऑफ द सेल पर बात की गई है, जिसके अंदर डेल्टा जी इन्वॉल्व नहीं किया गया, तो हम के और ई नॉट ऑफ द सेल का आपस की इंफॉर्मेशन को देखते हुए कि ई नॉट ऑफ द सेल दिया गया था और कहा गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करें, तो हम ये वाली इक्वेशन पुट कर सकते हैं, सो दैट इन दिस फ्रॉम दिस ट्रायंगल इट इज़ क्लियर कि हम कौन कौन सी इक्वेशन को किस किस इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से इस्तेमाल करके, और जो है रिएक्शन के बाकी पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते हुए उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ डन फॉर द सेल पोटेंशियल इन थर्मोडायनेमिक्स के पर्सपेक्टिव से, सो दैट थैंक यू सो मच।